नमस्ते दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक एन ए कार्यकर। दोस्तों, हम नाटक के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं। पेपर नंबर 5 के अंतर्गत इकाई 1 का अध्ययन हमारा शुरू है। तो आज हम देखेंगे नाटक के प्रकार। पिछली वीडियो के जरिए हमने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नाटक किस तरह के होते थे, यह भाग हमने समझ कर ले लिया है। आज हम लेंगे धार्मिक नाटक, जो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही धर्म का स्थान जो है वह सर्वोच्च रहा है। धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में नाटकों द्वारा व्यक्त होती है। भारतवर्ष में जाति पाति और धर्म संप्रदायों की भरमार है। अनेकता में एकता धार्मिक नाटकों की विशेषता रही है। दोस्तों, परंतु आज हम देखते हैं कि कुछ लोग धार्मिक क्रिया कर्मों का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ साध रहे हैं। धर्म के नाम पर कुछ भी करने वाले बाबाओं की असलियत लोगों के सामने लाई जाती है। धार्मिक नेतेगिरी करने वाले लोगों में आज त्याग, समर्पण, मानवता का अभाव दिखाई दे रहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ऐसे लोगों की असलियत इस नाटक के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने लाई है। अंधश्रद्धा हो या सांप्रदायिक दंगे हो, धर्मांधता हो, नेताओं का धर्म विषयक दृष्टिकोण, वह दृष्टिकोण किस प्रकार सत्ता प्राप्ति के धर्म का उपयोग किया जाता है, इसको आलोकित करने का प्रयास जो है वह धार्मिक नाटकों में हमें दिखाई देता है। मानव धर्म, धार्मिक आदर्शों का परिचय कराते हुए धर्म से संबंधित अनेक पहलुओं को लोगों के सामने रखने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। आगे देखा जाए तो वह सांस्कृतिक नाटक है, जिसमें साहित्य संस्कृति का परस्पर संबंध, अत्यंत जो घनिष्ठ संबंध रहा है, इसको इस नाटकों में दर्शाया गया है। धार्मिक सहिष्णुता, मानवता, कलाप्रियता, अहिंसा, करुणा, मित्रता और विश्व बंधुत्व जैसे महान पहलू नाटकों के द्वारा प्रस्तुत करने का उद्देश्य यहाँ पर रहता है। कलाप्रियता के अंतर्गत चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, नृत्य गान कला पर भी प्रकाश डालना सांस्कृतिक नाटकों की विशेषता रही है। लोक संस्कृति और नागर संस्कृति का यथार्थ चित्रण सांस्कृतिक नाटकों में पाया जाता है। इसमें लोक संस्कृति के त्यौहार हो, उत्सव हो तथा नागरिक संस्कृति की विशेषताएं, जैसे नागरों में रहने वाले लोगों के आचार विचार, भीड़ और यांत्रिकता में मानवीय संबंध, परस्पर आत्मीयता और विश्वास की कमी, औपचारिक और कृत्रिमता पर आदि पर प्रकाश इस नाटकों के द्वारा डाला गया है। आगे देखा जाए तो ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक जो है, इसमें इन नाटकों में बीते हुए युग के संदर्भ में समकालीन जीवन भाव स्थिति का अन्वेषण इस नाटकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें घटनाओं, पात्रों, भाषा को एक से अधिक स्तर और आयाम यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। कोणार्क का कथानक ऐतिहासिक है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में महाभारत के युद्ध की घटना के बहाने द्वितीय महाभारत युद्ध या भारत विभाजन और युद्ध मात्र से उत्पन्न होने वाली अनेक बाह्य और आंतरिक समस्याओं को उन्होंने मानवीय संवेदना के स्तर पर सूक्ष्म और प्रभावशाली रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक में युग युग में होने वाले राज्य और कला और एवं प्रेम का संघर्ष दिखाते हुए कालिदास की महान सामाजिक मान्यताओं ने प्रायः मनुष्य की दुर्बलताओं को देवत्व के आवरण में छिपाने का प्रयास किया है। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर मोहन राकेश की नाट्य यात्रा का दूसरा सोपान है, वह है लहरों का राजहंस। नाटककार ने ऐतिहासिक पात्रों को नए जीवन संदर्भों एवं नूतन संबंधों में प्रस्तुत किया है। सुरेंद्र वर्मा कृत सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह जो ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटकों के समान ही पौराणिक नाटकों की भी परंपरा चली आ रही है। इस पौराणिक नाटकों में सूर्यमुख, यक्ष प्रश्न, उत्तर युद्ध, एक सत्य हरिश्चंद्र, राम की लड़ाई आदि आ जाते हैं। दया प्रसाद सिन्हा कृत जो है कथा एक कंस की, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल द्वारा भस्मासुर जिंदा है, सरयू प्रसाद मिश्र लिखित नारद मोह, गिरिराज किशोर कृत प्रजा ही रहने दो, जगदीश चंद्र माथुर दशरथ नंदन हो, इस तरह के नाटक जो है उल्लेखनीय नाटक, पौराणिक नाटक माने जाते हैं।
तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मानवीय मूल्यों को युगीन परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित करने वाले नाटककार जनजीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। यह विषय की दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नाटक, धार्मिक नाटक, सांस्कृतिक नाटक, ऐतिहासिक, पौराणिक नाटकों का हमने अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे इस नाटक के स्वरूप की दृष्टि से नाटक के भेद जो होते हैं, जिसमें रंगमंचीय नाटक है। रंगमंच शब्द का प्रयोग जो है वह सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। अपने सीमित अर्थ में रंगमंच नाट्य मंडप या रंगशाला का बोध कराता है, जबकि व्यापक अर्थ में रंगभवन करते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द का प्रयोग होता है, एक स्टेज है, दूसरा है थिएटर। स्टेज सीमित अर्थ में और थिएटर व्यापक अर्थ में किया जाता है। नाटक अनेक प्रकार के भावों और अवस्थाओं से युक्त है। 19वीं शताब्दी में एक और लोक नाट्यों की परंपरा चली रही थी और दूसरी ओर पारसी रंगमंच सुसंगठित होकर उभर रहा था। उसकी मूल प्रेरणा पाश्चात्य रंगमंच रही। सर्वप्रथम पारसी थिएटर की स्थापना 1 अक्टूबर 1853 को पारसी नाटक मंडली के नाम से हुई। पारसी नाटक मंडली के नाम पर अनेक कंपनियों की स्थापना हुई। रुस्तम जी, क्रामजी और काम्स जी निर्मित ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी, न्यू एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, दिल्ली में खुर्शीद जी बालीवाल निर्मित विक्टोरिया थिएटर कंपनी जैसे आदि कंपनियां जो है यह नाटक कंपनियां हैं। अधिकांश रंगकर्मी की दृष्टि गुणात्मकता के बजाय परिणामकारकता पर ही केंद्रित रही है। इन सबके बावजूद हिंदी का रंगमंच बहुत तेज़ी से कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक स्तर पर भी नाटकों के प्रदर्शनों ने उल्लेखनीय लोकप्रियता अर्जित की। दोस्तों, हमारा विश्वास है कि भविष्य में हिंदी रंगमंच की जो भी इमारत बनेगी, इसके कंगुरों पर भले ही आज का कोई रंग या रूप प्रत्यक्ष न दिखाई पड़े, किंतु इतना तो निश्चित है कि उसकी बुनियाद में आज के छोटे छोटे प्रयास, अनुसंधान और प्रयोग अवश्य ही विद्यमान रहेंगे। रेडियो नाटक के माध्यम से जिन नाटकों का प्रसारण किया जाता है उन्हें रेडियो नाटक कहा जाता है। इसमें रेडियो नाटक के में अंक नहीं होते, पात्रों की संख्या आवश्यक रूप में होती है। नाटक को कम से कम 15 मिनटों के साथ करना चाहिए। नाटक भाषा बिल्कुल सहज, सरल और भावानुकूल होनी चाहिए। तांग, रेल, बसें, पक्षियों की चहक, बारिश, हवाई जहाज़, वर्षा, आंधी आदि की सूचना संगीत और ध्वनि प्रभाव से ही दी जाती है। इस तरह के रेडियो के नाटक रहते हैं। श्रव्य नाटक में हमने देखा है कि सिर्फ कानों से सुना जाता है, अर्थात ध्वनि को श्रव्य नाटक कहते हैं। श्रव्य नाटक सुनने से मानवता में आदर्श प्रस्थापित होता है। आधुनिक काल में श्रव्य नाटक युवकों को सार्थकता प्रदान कर देते हैं। मिथक नाटक भी है। मिथक का अर्थ है अरस्तु ने यहाँ पर मिथक का अर्थ, मिथक का प्रयोग जो कथानक, आख्यानमूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए कहा है। मिथक ग्रीक शब्द क्या माइथोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुंह से निकलना, अतः उसका संबंध जो है कथा से जुड़ा गया है। कथा भी सुनाई जाती है। मैक्स मुलर आदिम समाज के लिए मिथकों को बर्बर, अर्थहीन और मूर्खता कहते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका अर्थ कपोल कल्पित एवं सत्य से परे समझा जाता था। इसी तरह से मिथक नाटक है। और आगे देखा जाए तो नाटकों में प्रतीकात्मक नाटक आ जाते हैं। प्रतीक मानव की अभिव्यक्ति का साधन है। मनुष्य का स्वभाव इतना प्रतीकात्मक है कि वह अपनी धारणा के अनुकूल पर संकेत को प्रतीक में बदल देता है। प्रतीकात्मकता के कारण ही कलाकार और साहित्यकार ऊंची से ऊंची कल्पना करते हैं। भाषा, शब्द और अभिव्यक्ति कौशल की संपूर्ण प्रतिष्ठा प्रतीकों से प्रतिष्ठित है। मानक हिंदी कोश में प्रतीक शब्द के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। अंग, अवयव, अंश, भाग किसी वस्तु के अनुरूप वैसे ही बनाई हुई है। दूसरी वस्तु प्रतिरूप, प्रतिमा और मूर्ति है। और यहाँ पर लोकनाट्य, नौटंकी आ जाती है। यह जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है। लोक शब्द जो अशिक्षित होता है तथा उसे जुड़ी वस्तु, व्यक्ति, लोक संज्ञा से अनभिज्ञ अभिव्यक्ति होती है, जैसे लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक नृत्य, लोक कला आदि। लोकनाट्य संपूर्ण लोगों की जीवन की अभिव्यक्ति है।
लोक शब्द का मूल अर्थ है देखने वाला, यानी लोक नाट्य का महत्वपूर्ण अंग उसकी कथा है, जो धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कोई भी हो सकती है। और इसके द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है और इस सर्वसाधारण लोग जो है इससे जुड़े रहते हैं। उसके बाद नुक्कड़ नाटक यानी पथ नाटक जो है वह नुक्कड़ नाटक किया जाता है, जिसे स्ट्रीट प्ले का पर्याय है यह, जिसे सड़क नाटक, चौराहा नाटक, पथ नाटक आदि नामों से जानते हैं। इसका प्रचलन सामाजिक अशांति एवं असंतोष से हुआ है, जिसका मूल में राजनीति और आर्थिक पृष्ठभूमि होती है। नुक्कड़ नाटक मदारी, नट, स्वांग, तमाशा, नौटंकी जैसे लोकनाट्य रूपों की प्रेरणा से विकसित हुआ है। व्यंग्य नाटक जो है वह व्यंजनावृत्ति के द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ यानी व्यंग्य जीवन का अवशाश्वत और प्रमुख स्तर है। स्वतंत्रता के बाद मूल्यहीन राजनीति का प्रभाव हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ा है। सांप्रदायिक दंगे को भड़काना, दल बदलना, जाति के आधार पर वोट मांगना, लोकसभा विधानसभा में हंगामा मचना, ऐसे सब आम बातें बन गई है। तो यह जो है वह व्यंग्य नाटक है। उसके बाद लघु नाटक आ जाता है, एसबर्ड नाटक आ जाता है। बहुत से नाटकों के जो भाग जो है इसको हमने आज देखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज हम यही रुकते हैं। आप इस नाटकों के अध्ययन का, ये प्रकारों का जो ये वीडियो है वो ध्यान से सुनिए और उसका अध्ययन करिए।